नमस्कार दोस्तों आजकल हम सब एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा में साथ निकले हैं और इस यात्रा में हम जान पा रहे हैं उन सभी महान राजाओं के बारे में और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जिन्होंने हमारे देश को एक महान स्तर तक पहुंचाया। जहां एक तरफ हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाया, वहीं दूसरी ओर बहुत सारे उदाहरण हैं जहां हमने महान योद्धाओं को खोया और वो योद्धा थे जिन्होंने हमें आज़ादी की राह दिखाई, हमें एक आज़ाद भारत में पहुंचाया। दोस्तों ऐसे में कई बार ये प्रश्न आता है दिमाग में कि अगर ये योद्धा नहीं होते, अगर इतने महान राजा नहीं होते तो हमारा भारत कैसा होता, ये भारत होता या नहीं होता, या ये किसी और देश में सम्मिलित हो जाता। खैर दोस्तों, मैंने आपसे अपनी पहली स्टोरी में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था कि किस तरीके से उन्होंने हमारे देश को एक सोने की चिड़िया तक के स्तर पर पहुंचाया दोस्तों, और उनके वंशजों ने 1500 सालों तक हमारे देश में राज किया। दोस्तों इसी श्रृंखला में जो इनके तीसरे वंशज थे वो थे राजा अशोका। राजा अशोक अपने आप में बहुत महान राजा थे दोस्तों, और उनकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब वो पैदा हुए तो उनके पिताजी ने जैसे ही उन्हें गोद में लिया, उनके पिताजी का नाम था राजा बिंदुसार और वो दूसरे वंशज थे। जब उन्होंने अपने बेटे को गोद में लिया तो ये कहकर हमेशा के लिए त्याग दिया कि ये तो बहुत ही कुरूप बच्चा है। इसके अलावा बिंदुसार के 100 और पुत्र हुए दोस्तों। राजा अशोका की जो मम्मी थी दोस्तों, जो उनकी माता जी थी, वो बहुत बलशाली थी, बहुत बुद्धिमान महिला थी, और वो इस बात से घबराई नहीं और उसको इन्होंने एक चैलेंज की तरह लिया और अपने बेटे अशोक को बहुत अच्छी शिक्षा दी। चाहे वो शिक्षा एक रणनीति की थी, चाहे वो एक राज को चलाने की थी। धीरे धीरे समय गुजरा दोस्तों, और एक ऐसा समय आया जब इनके पिता राजा बिंदुसार मृत्युशैया पे थे और ये सोच रहे थे कि अब मैं किसको राजा बनाऊं। उन्होंने ये घोषणा करी कि सारे राजकुमारों के बीच में एक प्रतियोगिता कराई जाए और जो सबसे श्रेष्ठ होगा वो ही राजा बनेगा। दोस्तों सबसे श्रेष्ठ निकले राजा अशोका, लेकिन कहीं ना कहीं बिंदुसार को वो पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने दूसरे बेटे को राजा बनाने का निर्णय किया। लेकिन उस वक्त जो उस राज्य के गुरु थे वो और राज्य की जितनी भी सेना थी वो अशोका को बहुत पसंद किया करती थी और उन्हें अशोका पर बहुत ज्यादा विश्वास था। इसलिए उन्होंने खुद ही ये निर्णय ले लिया कि नहीं, राजा तो अशोका ही बनेगा, क्योंकि जिसको बिंदुसार राजा बनाना चाहते थे वो उस वक्त देश से बहुत दूर थे और उनके आने में समय था। वो जब तक आ पाते तब तक अशोका ने खुद को खुद ही सिंहासन पे बैठा लिया और ताज को पहन लिया। यहाँ से यात्रा शुरू होती है एक महान राजा की दोस्तों। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने भारत के हर राज्य को जीतना शुरू किया, और जीतने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता था, क्योंकि उनकी जो रणनीति होती थी, जो उनके युद्ध की कलाएं होती थी, वो अपने आप में बहुत उत्कृष्ट थी। दोस्तों सारे भारत को जीतने के बाद एक छोटी सी जगह बची, कलिंगा, जिसको जीत पाना कहीं ना कहीं अशोका के लिए भी नामुमकिन होता जा रहा था, क्योंकि कलिंगा के जो सैनिक थे, कलिंगा के जो राजा थे, वो इतने बहादुर थे और इतने बलशाली थे कि उनसे लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये लड़ाई काफी दिनों तक चली दोस्तों, और इसमें बहुत रक्तपात हुआ, बहुत नरसंहार हुआ, जिसको देख देख कर अशोका विचलित होता चला गया। लेकिन क्योंकि उसको हारना नहीं था, उसने कभी हार नहीं देखी थी, तो एक दिन ऐसा आया कि वो इस युद्ध को भी जीत गया। जहां इस युद्ध को जीतने से उसे खुशी होनी चाहिए थी दोस्तों, वो बहुत उदास हो गए, और उस दिन से उन्होंने अपने हृदय को परिवर्तित किया और ये सोच लिया कि अब मैं आजीवन हिंसा का सहारा कभी नहीं लूंगा। और कहते हैं दोस्तों यही वो क्षण था जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद दोस्तों ऐसा नहीं था कि वो बौद्धिस्ट बन गए या उन्होंने पूरी तरीके से अपना पहनने का तरीका, अपने खाने का तरीका बदल लिया। वो एक राजा के रूप में ही काम करते रहे, वो युद्ध भी जीतते रहे, लेकिन अब उनकी जो नीति थी वो बहुत ही अलग थी।
दोस्तों ऐसे में ही अहिंसा की राह पर चलते चलते उनको ऐसा लगा कि मुझे इन अपनी जो बातें हैं, जो बुद्ध ने जो अच्छी बातें कही हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना होगा। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, क्योंकि उनका जो साम्राज्य था वो बहुत बहुत बड़ा था, इसीलिए उसे अखंड भारत भी कहा जाता है। सबसे पहले उन्होंने जितने भी हमारे बॉर्डर एरिया थे, जितने भी हमारे दूर दराज के राज्य थे दोस्तों, वहां पर बड़े बड़े पत्थरों में प्राकृतिक भाषा, प्राकृत कहते हैं हम जनरली, प्राकृत भाषा में अच्छी बातों को गुदवाना शुरू कर दिया पत्थरों में, और इनको हम कहते हैं शिलालेख। दोस्तों वो बहुत बड़े पत्थरों का चयन करते थे और कलाकारों से कहते थे कि तुम जो भी बातें हैं उनको लिखने की बजाय उसमें गुदवाओ, ताकि वो आजीवन हमेशा जिंदा रहे, हमेशा लोग इसे देख पाए। और इस पत्थर का, इस शिला का जो साइज था वो इतना बड़ा होता था कि ना चाहते हुए भी लोगों की नजर उस पत्थर पर पड़ती थी। ऐसे 14 शिलालेख उन्होंने बनवाए थे दोस्तों, और जो कि हमारे देश के अलग अलग राज्यों में है। दोस्तों ऐसे में ही मैं खुशनसीब हूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं देहरादून गई, और देहरादून में एक जगह है जिसका नाम है कालसी, और ये शिलालेख मुझे कालसी में देखने को मिला। ये बहुत ही विशाल सा एक शिला थी दोस्तों, जिसमें कि अब क्योंकि समय के हिसाब से उसमें थोड़ी सी धूल आ गई है, थोड़ी सी समय की मार, मौसम की मार उस पर पड़ी है, तो वो जो लिखा हुआ है वो बहुत क्लियर नहीं दिखता है। लेकिन क्योंकि ये भारतीय पुरातत्विक विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है ये जगह और ये शिलालेख, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक साइड में इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। और वहाँ जो एक गाइड है जो इस जगह की देखभाल करते हैं, उन्होंने हमें इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया। इसमें बातें कही गई हैं अहिंसा की। इसमें अशोका ने सब लोगों से ये विनती करी है कि हमारा देश जो है धर्म संप्रदाय है, हमारे देश में बहुत सारे विभिन्न धर्म हैं, तो हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें। कई बार क्या होता है कि हम अपने धर्म में इतना खो जाते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं, कि हम अपने धर्म की अच्छाई और अच्छी बातें बोलते 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 कहीं ना कहीं दूसरे धर्म की बुराई करने लग जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है, और यही एक तरीका होता है अच्छी तरीके से किसी देश के आगे बढ़ने का। उन्होंने पशु के संहार, पशु की बलि को भी बहुत गलत माना है। उन्होंने कहा है कि जब तक जरूरत ना हो तब तक किसी पशु को ना मारे। जब आपकी मजबूरी है, जब आप किसी ऐसी स्थिति में है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, तब आप पशु मार सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए उनको भी बचाएं, उनसे भी प्यार करें और उन्हें भी अपनी तरीके से समझें। तो दोस्तों अब मैं इसमें अपनी बातों में एक वीडियो और अटैच करूंगी उस जगह का, कालसी का, जहां मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई वहीं पे रहते हुए, और मैं आपको दिखाऊंगी वो जगह कैसी है। अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और वहाँ वीडियोग्राफी करना मना था, इसीलिए मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पहले बता दिया। तो चलते हैं उस वीडियो की तरफ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों आज मैं उत्तराखंड के कालसी शहर में हूँ, और इस शहर में होने की वजह ये है दोस्तों, जिस तरह से मेरी सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको भारत के बारे में बता रही हूँ, अखंड भारत के बारे में बता रही हूँ, और कई बार मैंने सम्राट अशोक के बारे में आपको बताया है कि किस तरह से कितना राज उनका था हमारे बांग्लादेश से लेके श्रीलंका, म्यांमार और नीचे थाईलैंड और श्रीलंका तक। तो कहते हैं दोस्तों, जब उन्होंने कलिंगा का युद्ध किया था उससे पहले वो एक क्रूर राजा की तरह पहचाने जाते थे, जो कि किसी के भी ऊपर तलवार चलाने में या किसी भी काम में हिचकते नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने इस युद्ध को किया और उसके बाद उन्होंने लाशें बिछी हुई देखी, खून से लथपथ लोगों को देखा, तो बहुत दुखी हुए दोस्तों। और वो एक ऐसा उनके जीवन का समय था जब वो पूरी तरह से बदल गए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म में आने के बाद उन्हें पता चला कि ज़िंदगी को प्यार से और बहुत ही सौहार्द के साथ कैसे जिया जा सकता है,
और फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक ये एम बना लिया कि अब मुझे लोगों तक ये बात पहुंचानी है। और ऐसे में कहा जाता है दोस्तों कि जो भी बौद्ध धर्म की अच्छी बातें थी उनको उन्होंने 14 यानी कि 14 शिलालेखों में लिखवाया, जिसपे उन्होंने पशु को नहीं मारना, किस तरह से ज़िंदगी को खुशी से जीना, किसी पे अहिंसा के तरीके से जीना और लाइफ को कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है, उसके बारे में लिखा। और ये 14 जो शिलालेख थे ये पूरे अखंड भारत के अलग अलग शहरों में हैं। और हम बहुत लकी हैं कि ये उत्तराखंड के कालसी जिले के में ये है, और अंदर जाना अलाउ नहीं है क्योंकि ये एक पुरातत्विक विभाग के अपने रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। मैं अंदर वीडियो नहीं बना सकती थी, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको उनकी फ़ोटोग्राफ्स इसमें दिखा सकूं। और मैं गेट से ही ये वीडियो बना रही हूं, और आप जब उसको देखेंगे आपको खुद महसूस होगा कि कितना बड़ा वो शिलालेख है, जिसपे कि प्राकृत भाषा का वो हुआ है। और उसकी जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट में उसमें सारी बातें लिखी गई हैं, और वो अभी बिल्कुल वैसे का वैसा है जिस हालत में उस वक्त छोड़ा होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना देश हमारा कितनी सुंदर चीज़ों से भरा हुआ है, कितनी प्यारी हमारी संस्कृति रही है, और कितने महान राजा रहे हैं जिन्होंने हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाने की कोशिश की, जिनको हम आजकल भूलते जा रहे हैं। आशा करती हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। फिर आऊँगी आपसे मिलने, तब तक के लिए नमस्कार।